नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का नोएडा का आज का दौरा रहने वाला है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। दौरे के दौरान सीएम योगी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ग्रेटर नोएडा में एक कंपनी का उद्घाटन भी यहां पर किया जाएगा। यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर समेत 3 सफल अभ्यर्थियों का यहां पर सम्मान भी होगा। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास का भी आज का कार्यक्रम है। वहीं आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा में 1387.40 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करने वाले हैं। शिलान्यास भी इस दौरान किया जाएगा। 1070 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और 317 करोड़ की 10 परियोजनाएं ऐसी हैं जिसका लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा। जीबीयू ऑडिटोरियम में सेव कल्चर सेव मिशन कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेने वाले हैं। तो आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा के दौरे पर वो है और देखिए, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा का जो मौसम है वो सुहावना हो गया है और ऐसे में अब इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं और मंच से कई बड़ी बातें कहेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। सुबह 10:30 बजे नोएडा के हेलीपैड पर सीएम योगी आदित्यनाथ उतरेंगे। 10:40 से 11:50 बजे तक नोएडा के सेक्टर 21 स्टेडियम में वो रहने वाले हैं। स्टेडियम में आपको बता दें कि पुलिस की गाड़ियों और वाटर स्प्रिंकलर की गाड़ियों को वो हरी झंडी दिखाने वाले हैं। दोनों प्राधिकरण की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम है जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि 11:50 पर जनसभा को संबोधित भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान क्या कुछ कहा जाएगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। 12:35 पर रामनाथ गोयनका मार्ग का उद्घाटन यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 1:20 पर जीबीयू में इशिता किशोर और 3 अन्यों को सम्मानित भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। शाम 4 बजे समीक्षा बैठक की जाएगी और आपको बता दें कि 4 बजे जीबीयू के ऑडिटोरियम में सेव कल्चर सेव मिशन कार्यक्रम के में वो शामिल होने वाले हैं, यहां वो हिस्सा लेंगे। 5:30 बजे एडवर्ब टेक्नोलॉजी लिमिटेड फैक्ट्री का वो लोकार्पण भी करेंगे। अश्वनी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। अश्वनी, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा और नोएडा सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। कई ऐसे कार्यक्रम जो कि आज के दिन प्रस्तावित किए गए हैं, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम चलने वाला है, क्या कुछ तैयारी इसको लेकर की गई है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज नोएडा दौरा है क्योंकि अमूमन देखा जाता था इससे पहले तमाम मुख्यमंत्री रहे, चाहे मायावती की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात करें, नोएडा के को लेकर के एक भ्रांति फैली हुई थी कि जो वहां जाएगा, नोएडा दौरे पर जाएगा, वो दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। अखिलेश यादव कभी नोएडा दौरे पर नहीं गए, साथ ही साथ मायावती भी नोएडा दौरे पर नहीं आती थी बतौर मुख्यमंत्री जब तक रही। कहीं ना कहीं एक तरीके से असमंजस की स्थिति रहती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली और इस भ्रम को तोड़ने का सबसे पहले काम किया कि नोएडा जाने वाला कोई दोबारा मुख्यमंत्री ने जो पहले कार्यकाल मुख्यमंत्री बने, पहले कार्यकाल के तीसरे महीने में ये नोएडा पहुंचे थे बाकायदा, और इस चीज को कहा भी था कि मुख्यमंत्री रहूं ना रहूं लेकिन जनता के बीच आना मेरा अधिकार है और जनता के बीच आना जरूरी है। निश्चित तौर पर वो मुख्यमंत्री लगातार फिर जाते रहे, एक बार फिर आज गए हैं और कहीं ना कहीं आज ये चीज जरूर वहां जिक्र करेंगे कि मैं आता था, भ्रांतियां फैलती थी, लेकिन उसके बाद में दोबारा मुख्यमंत्री बना क्योंकि मैंने काम किया। निश्चित तौर पर आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1719 करोड़ की जो परियोजना 124 परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करेंगे। निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी फोकस कर रही है, सरकार काफी फोकस कर रही है क्योंकि नोएडा को कहीं ना कहीं एक डिजिटल हब, साथ ही साथ इकोनॉमी हब, साथ ही साथ अगर बात करें जो मुंबई और गुजरात में चीजें मिलती हैं व्यवस्थाएं, वो नोएडा में मिले, ऐसे इसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के बड़ा काम हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पर आज तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ तमाम अन्य राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बाकायदा पूरी तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी और एक आज बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, और इसका जो आपने जिक्र किया, जो मिथ रहा करता था
कि नोएडा अगर कोई भी सीएम जाएगा तो वो अगले चुनाव में सीएम नहीं बनता था, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचे थे और वो जो मिथ एकदम तोड़ा गया था, इसका भी यहाँ पर जिक्र लोकसभा के दौरान, जब चुनाव के दौरान जो अभी यहाँ पर जनसभाएं की जा रही हैं उस दौरान इसका जिक्र जरूर होगा। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है और इसके साथ ही किस तरीके के इंतजाम यहां पर सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं? बिल्कुल हाँ, मुख्यमंत्री किसी भी जिले में जाते हैं कहीं ना कहीं जनता जरूर चाहती है कि मुख्यमंत्री उनके यहाँ आए, क्योंकि एक खुद का फेस मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा है। आइडियोलॉजी उनकी ऐसी है कि लोग उनको पसंद करते हैं। एक तो एक और वो एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, दूसरी ओर वो बतौर मुख्यमंत्री जब दौरा करते हैं तो कहीं ना कहीं दोहरा मजा जनता को आते हैं। जब भी जिस जिले में जाते हैं मुख्यमंत्री बड़ी सौगात देकर आते हैं, क्योंकि सौगात इसलिए क्योंकि जनता का भरोसा होता है कि हमारा मुखिया आएगा तो हमें कुछ ना कुछ देकर जाएगा। निश्चित तौर पर आप उठा के देख लीजिए, पिछले अगर किसी भी जिले का दौरा मुख्यमंत्री करने गए तो वहां ना कुछ लोकार्पण शिलान्यास करके जरूर आए, जिससे जनता भी इस चीज से उत्साहित रहे कि मुखिया हमारे प्रदेश के आए तो हमें कुछ कर देकर गए। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम रहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को कई बार जान से मारने धमकी मिली है व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम। तो ऐसे में पुलिस जो होती है काफी सतर्क रहती है मुख्यमंत्री का जहां भी कार्यक्रम लगता है। जो नोएडा कमिश्नरेट पुलिस है बाकायदा पूरी तरीके से मुस्तैद है। लक्ष्मी सिंह हैं जो वहां की पुलिस कमिश्नर हैं, बाकायदा खुद ब्रीफ कर रही हैं पुलिस अधिकारियों को कि किस तरीके से मुख्यमंत्री की सुरक्षा करनी है। एक तमाम तरह की जो एलआईयू टीमें हैं वो एक्टिव की गई हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम रहेंगे, साथ ही साथ आसपास की जो जगह होंगे वहां पर लोकल इंटेलिजेंस के जो अधिकारी होंगे मौजूद रहेंगे, जिससे किसी भी तरह की कोई जो है असमंजस की स्थिति ना बनने पाए। जी बिल्कुल, कोई भी चूक ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। हालांकि जनसभा होनी है और इस जनसभा के दौरान क्या कुछ कहा जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ये देखना होगा। अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच लखनऊ से खबर है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज का क्या कुछ दौरा रहने वाला है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। आज शामली, मेरठ और गाजियाबाद जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य, यानी कि 3 जिलों का वो दौरा करने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे लखनऊ से वो रवाना होंगे। इसके साथ ही सुबह 11:40 पर शामली में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी वो करेंगे। दोपहर 1:30 बजे विक्टोरिया पार्क मेरठ में जनसभा भी है, जिसको संबोधित वो करते नजर आने वाले हैं। निर्माणाधीन परियोजनाओं का इस दौरान स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। वहीं दोपहर 3:15 पर खजूरवाला पार्क जनकपुरी गाजियाबाद में जनसभा आयोजित की गई है और उसको भी संबोधित करते यहाँ केशव प्रसाद मौर्य नजर आने वाले हैं। यानी कि 3 जनसभाएं हैं जिसको संबोधित यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। 3 जिलों का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है, क्योंकि मां जनसंपर्क अभियान बीजेपी का चल रहा है और उसको देखते हुए ये लगातार दौरे पे दौरा करते यहाँ केशव प्रसाद मौर्य और तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। शामली, मेरठ और गाजियाबाद जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य और आपको बता दें कि इस दौरान स्थलीय निरीक्षण वो करते नजर आएंगे, जनसभा को संबोधित करते वो नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान क्या कुछ कहा जाता है इस पर लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरा हो चुका है, उसको देखते हुए मां जनसंपर्क अभियान जो है वो प्रदेश भर में, देश भर में चलाया जा रहा है और इसको देखते हुए ये बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा केशव प्रसाद मौर्य का है। आपको बता दें कि सुबह 11:40 पर शामली में जनसभा है, जिसको संबोधित यहां पर केशव प्रसाद मौर्य करने वाले हैं। निर्माणाधीन परियोजनाओं का इस दौरान स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि दोपहर 1:30 पर यानी कि 1:30 बजे विक्टोरिया पार्क मेरठ में जनसभा है, जिसको संबोधित वो करने वाले हैं। दिल्ली से खबर है, आपातकाल को 48 साल पूरे हो गए हैं। 48 साल पहले आज ही के दिन आपातकाल लगाया गया था। आपको बता दें 48 साल पहले आज ही शुरू हुआ था भारतीय लोकतंत्र का वो काला अध्याय।
इमरजेंसी के ऐलान से 13 दिन पहले इलाहाबाद में इसकी नींव पड़ी थी। 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी पर देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की थी। 21 मार्च 1977 को यह आपातकाल खत्म हुआ था। हालांकि इस दौरान कई तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन आपको बता दें कि ये वो काला अध्याय, और आज उस काले अध्याय को 48 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से इसको लेकर हमला बोला जाएगा, लगातार ट्वीट भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, और इस दौरान कांग्रेस पर लगातार हमला यहां पर बीजेपी के द्वारा बोला जा रहा है। तो आपातकाल को 48 साल पूरे हो चुके हैं, और आपको बता दें कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। 13 दिन पहले इलाहाबाद में इसकी नींव पड़ी थी, और आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी पर देश में इमरजेंसी का ऐलान किया था। हालांकि कई तरीके की तस्वीरें इस दौरान सामने, कई लोगों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो एक काला अध्याय था, और उस काले अध्याय को हर बार बीजेपी के द्वारा उठाया जाता है। और आज क्योंकि 48 साल पूरे हो गए हैं, आज ही के दिन आपातकाल 1975 में लगा था, और ऐसे में आज के दिन को बीजेपी की तरफ से काला दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। देश भर में कई कार्यक्रम इसको लेकर आयोजित किए जाएंगे, और जनसभा के दौरान यहां पर आपातकाल के बारे में लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से अत्याचार इस आपातकाल के दौरान हुआ था। वहीं लखनऊ से खबर है, आपातकाल के खिलाफ बीजेपी मनाएगी काला दिवस। पूरे प्रदेश में काला दिवस यहां पर बीजेपी के द्वारा मनाया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर बीजेपी कार्यक्रम इसको लेकर करेगी। 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी पर देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा इस दौरान की थी। 21 मार्च 1977 को यह आपातकाल खत्म हुआ था, और आपको बता दें कि बीजेपी आपातकाल का मुद्दा हमेशा से उठाती रही है, चाहे वो जनसभा हो या कोई भी चुनाव की रैलियां हो, उसमें आपातकाल का जिक्र हमेशा से होता हुआ आया है। और आज ही के दिन, क्योंकि आपातकाल 1975 में लगाया गया था, और यही कारण है कि आज के दिन को बीजेपी काला दिवस के रूप में मना रही है, और ऐसे में कई कार्यक्रम आज के दिन बीजेपी के द्वारा आयोजित किए जाने हैं। तो पूरे प्रदेश में काला दिवस यहां पर बीजेपी के द्वारा मनाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी कार्यक्रम आयोजित इसको लेकर करने जा रही है। 25 जून 1975 की वो तारीख जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, आकाशवाणी पर देश में इमरजेंसी का यहां पर इंदिरा गांधी ने ऐलान किया था। हालांकि आपको बता दें कि 21 मार्च 1977 को यह आपातकाल खत्म हुआ था, लेकिन इसका जिक्र क्योंकि हमेशा से बीजेपी करती हुई आई है, और यही वजह है कि आज के दिन को काला दिवस के रूप में बीजेपी मनाएगी। अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, आज ही के दिन इमरजेंसी लगाई गई थी, और बीजेपी अपनी जनसभा में हर बार इमरजेंसी का जिक्र करती है। अब आज कई कार्यक्रम इसको लेकर आयोजित किए जाने हैं, काला दिवस के रूप में इसको बीजेपी के द्वारा मनाया जाएगा। इसको लेकर क्या जानकारी, कहाँ कार्यक्रम किए गए हैं आयोजित? बिल्कुल, आज ही के दिन 1975 को आज जो है आपातकाल लगा था, और 21 महीने तक ये आपातकाल चला था। 21 मार्च 1970 को आपातकाल खत्म हुआ था। इस दौरान तमाम जो लोग थे उनको संघर्ष करना पड़ा था, जेलों में डाला गया था। निश्चित तौर पर एक समय ऐसा रहा था जिसमें लोगों ने वो दिन देखे थे जो शायद ही अपने देश में, अपने घर में कोई देखना चाहता हो। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका पुरविरोध हमेशा से करती रही है, चाहे वो सत्ता में रही हो या ना रही हो। विपक्ष में जब थी तब भी इस दिन को लगातार वो मनाती थी, काला दिवस के रूप में मनाती थी, और विरोध करती थी कि कांग्रेस ने कितना अत्याचार प्रदेश की जनता पर किया। निश्चित तौर पर आज सत्ता में है तो आज फिर एक बार काला दिवस मनाएगी, और युवाओं को बताएगी किस तरीके से जो कांग्रेस ने तानाशाही की थी। क्योंकि जब भी कांग्रेस हमलावर होती है भारतीय जनता पार्टी पर, तानाशाह बताती है प्रधानमंत्री, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलटवार करके उनको याद दिलाया जाता है कि किस तरीके से अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपातकाल लगाया
गया था वो कितना भयावह था, कितनी बड़ी दादागिरी थी, एक तरफा चीजें थी निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि उनके खिलाफ कोई ना बोलने पाए। निश्चित तौर पर आज फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के हर जिले पर कार्यक्रम मनाएगी, काला दिवस मनाएगी। इस दौरान जो है वहां की जनता जो उपस्थित होगी, वहां के युवा होंगे, उनको कहीं ना कहीं बताएगी कि किस तरीके से 1975 में 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1975 तक देश में आपातकाल लागू रहा था, क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाक्रम हुए थे। निश्चित तौर पर युवाओं को कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होना है। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 15 करोड़ वोटर है, 15 करोड़ 50% वोटर जो है वो युवा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि युवाओं को इतिहास की जानकारी हो, इतिहास के उस पन्ने की जानकारी हो जो काला पन्ना था देश के हर नागरिक के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार आज फिर मुखर होगी। तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के हैं वो आज उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री हैं, आगरा में आज रहेंगे। उत्तर प्रदेश के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी आगरा में रहेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री खुद नोएडा में रहेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें शामली शामिल है, गाजियाबाद शामिल है, मेरठ शामिल है। यहां पर जनसभाएं करेंगे और जनता को कहीं ना कहीं आज के दिन की याद दिलाएंगे, किस तरीके से 1975 में आज का दिन काला दिन के नाम से जो है दर्ज हुआ। जी बिल्कुल, काला अध्याय ये था और इसका जिक्र हमेशा से बीजेपी अश्विनी करती हुई आई है। यहाँ पर ये बताया जाता है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने अत्याचार लोगों पर किया, और क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है, इसलिए बेहद मुखर होकर अपनी आवाज को बुलंद करके यहाँ पर बीजेपी के द्वारा ये पूरा मुद्दा उठाया जाएगा, जनता तक पहुंचाया जाएगा, युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज को, इतिहास हो चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसको कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने का काम करती है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो पूर्व में अच्छी हुई थी, उनको भी जनता तक पहुंचाने का काम किया। वाकई में आज जो आपातकाल था देश के लिए हित में नहीं था, जनता के हित में नहीं था, क्योंकि जो लोग देश के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो लोग आवाज उठा रहे थे, जनता की आवाज उठा रहे थे, उनकी आवाज को दबाया जा रहा था, उनको जेलों में डाला गया था। तमाम, हालांकि इस दौरान नेता भी पैदा हुए, चाहे वो आज की राजनीति में रहे हो या पूर्वी राजनीति में रहे हो। आज लालू प्रसाद यादव की चाहे बात कर लो, चाहे नीतीश कुमार की बात कर लो, मुलायम सिंह यादव की बात कर लो, तमाम ऐसे नेता है जो आपातकाल में नेता बनकर उभरे थे। साथ ही साथ उस दौरान लोहिया समेत तमाम ऐसे दिग्गज नेता थे जिन्होंने हार नहीं मानी थी और डट करके जो है आपातकाल में सरकार का सामना किया था। निश्चित तौर पर उन चीजों को आज कहीं ना कहीं जनता के बीच लेकर के भारतीय जनता पार्टी जाएगी और खास तौर पर युवाओं को उन चीजों का उनके जानकारी देगी, जिक्र करेगी, किस तरीके से आपातकाल के दौरान कितना संकट रहा था, कितना कष्ट आम जनता को झेलना पड़ा था। निश्चित कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए तस्वीरें भी बदल गई है, क्योंकि अभी आपने भी जिक्र किया किस तरीके से कौन कौन से नेता इस आपातकाल के दौरान उभर कर सामने आए थे, क्योंकि उन्होंने विरोध यहाँ पर कांग्रेस का किया था। लेकिन आज देखिए जिस तरीके से विपक्षी एकता दिखाई जा रही है, पटना में भी जिस तरीके से विपक्षी एकता दिखी, तस्वीरें पूरी तरीके से बदल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मिस्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले। आपको बता दें कि मिस्र की राजधानी काहिरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ था। शोले फिल्म के लोकप्रिय गीत से पीएम मोदी का स्वागत हुआ था। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाकर पीएम मोदी का यहां पर स्वागत किया गया था। आपको बता दें कि मिस्र की एक महिला ने प्रधानमंत्री का इस तरीके से स्वागत किया, जो कि अपने आप में बेहद खास था। पीएम मोदी ने हसन अलम होल्डिंग कंपनी के सीईओ से मुलाकात भी इस दौरान की। पीएम मोदी ने काहिरा में मिस्र के योग शिक्षकों से मुलाकात भी इस दौरान की है, क्योंकि देखिए अमेरिका में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया तो अपने आप में वो तस्वीरें बेहद खास थी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वो ऐतिहासिक जो तस्वीर है वो कैद हो गई है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काहिरा में मिस्र के योग शिक्षकों से भी मुलाकात की है, बातचीत की है, और इस दौरान आपको बता दें ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे कहकर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। तो आगरा से खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज का क्या कुछ दौरा रहने वाला है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियां यहां पर आगरा में राजनाथ सिंह गिनाते नजर आने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 जनसभा में भाग भी लेंगे। इस दौरान उनका संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को वो गिनाते नजर आएंगे। कई अन्य कार्यक्रम में भी है।
शिरकत यहां पर राजनाथ सिंह करने वाले हैं। तो राजनाथ सिंह का आज का बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा आगरा का रहने वाला है। आगरा वो जाएंगे जहां जनसभा को संबोधित वो करने वाले हैं। कई अन्य कार्यक्रम हैं जिसमें राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को वो गिनाते नजर आएंगे। किस तरीके से इन 9 सालों में सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, किस तरीके से लोगों का विकास किया है, इस तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर जो मुद्दा है वो लोगों के सामने उठाया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि महाजनसंपर्क अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा है और यही वजह है कि तमाम दिग्गज नेता लगातार जगह जगह पर पहुंच रहे हैं। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगरा का ये दौरा बेहद खास महत्वपूर्ण है। इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की गई है। यहाँ पर मंच को पूरी तरीके से सजा दिया गया है, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगाई गई हैं, जो कि तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को वो गिनाते नजर आएंगे, उनकी उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। कई अन्य कार्यक्रम में भी राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं। वहीं दिल्ली से खबर है, मणिपुर में हिंसा को लेकर सर्वदलीय बैठक कल हुई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शांति बहाली का इस दौरान आश्वासन दिया है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे थे। वहीं मेघालय के सीएम कोनराड संगमा भी इस दौरान मौजूद रहे थे। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास, सांसद संजय सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे थे। आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से लगातार इस तरीके की बैठक की मांग की जा रही थी। हालांकि जब गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये बैठक बुलाई गई तो उस दौरान विपक्ष की तरफ से ये हमला बोला गया कि इस बैठक में देरी की गई। तो लखनऊ से खबर है, दूसरे के पास पर एयरपोर्ट में दाखिल हो रहा युवक गिरफ्तार हो गया है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ यूनिट ने युवक को दबोचा है। दूसरों के पास को लेकर एयरपोर्ट में दाखिल हो रहा था ये युवक। संदिग्ध के पकड़े जाने की सूचना सरोजनी नगर पुलिस को दी गई। 1 महीने में एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध की ये दूसरी घटना है, जो कि कई सवाल निशान यहां पर खड़े कर देती है। तो यहां आपको बता दें कि 1 महीने में एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध की ये दूसरी घटना है। नीलेश हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारियों से लेते हैं। नीलेश, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे पता चला? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि दूसरे के पासपोर्ट पर एक संदिग्ध युवक एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां पर सीआईएसएफ जो जांच कर रही थी, जब वो जांच करती है जांच में पाया जाता है कि पासपोर्ट दूसरे का है और यात्री दूसरा है जो अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है। जिसके बाद युवक को हिरासत में लिया जाता है। युवक से पूछताछ शुरू कर दी जाती है। पूछताछ में जब तथ्य सामने नहीं आता, उसके बाद सीआईएसएफ जो है सरोजनी नगर थाने को युवक को सौंपती है, जिसके बाद एक मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है और युवक को सलाखों के पीछे भेजा जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात है कि लखनऊ एयरपोर्ट, जहां तमाम लोग रोज यात्रा करते हैं, वहां 1 माह के अंदर दूसरी ये बड़ी घटना है जहां पर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाई गई है। अब देखना होगा कि एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी कब तक जो है इसको अभेद बना पाते हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर 1 माह के अंदर दूसरी बड़ी घटना होती है कि युवक जो है दूसरे के पासपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वहां उसको संदिग्ध पकड़ा जाता है, तो ऐसे में सवालिया निशान खड़े होने लाजमी है। और देखना होगा कब तक एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई जाती है और जो पकड़ा गया संदिग्ध है वो पूछताछ में क्या कुछ बताता है। नीलेश, क्या ये किसी दूसरे व्यक्ति का पास था या फिर फर्जीवाड़े से इस पास को बनाया गया था कि युवक इस पास को लेकर एयरपोर्ट में दाखिल हुआ? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो पासपोर्ट उसके पास से बरामद हुआ है वो किसी दूसरे व्यक्ति का पासपोर्ट है। हालांकि वो पासपोर्ट असली है या फर्जी है, इस पर पुलिस पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है। ये जांच का विषय, जांच के बाद क्लियर होगा कि पासपोर्ट फर्जी था या असली था। लेकिन जो युवक अंदर जा रहा था वो कहीं ना कहीं दूसरे के पासपोर्ट पर अंदर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने का प्रयास कर रहा था। इससे पहले ही सीआईएसएफ ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद सरोजनी नगर पुलिस के हवाले किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आगरा से खबर आपको बता दें, जहां चोरों ने उड़ाए नकदी और गहने। आपको बता दें कि मैरिज होम से गहने और नकदी से भरा जो बैग है उसको चोरी कर लिया गया। मलपुरा थाना क्षेत्र के इटौरा चौराहे के पास मैरिज हॉल में आयोजित विवाह समारोह था। नकदी से भरा बैग चुराने वाले दोनों बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गए हैं।
सीसीटीवी की जो देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि फेरोज से पहले दुल्हन का रुपयों और गहनों से जो भरा हुआ बैग था वो चोरी हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अब जांच यहां पर की जा रही है। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके आधार पर उन चोरों की शिनाख्त की जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।